गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हमारे 10th क्लास मैथ की एक न्यू क्लास है। न्यू चैप्टर हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर है 3rd। ठीक है, हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर का मतलब समझना है, क्योंकि जो भी हम चैप्टर शुरू करेंगे सबसे पहले हम उसका मतलब समझते हैं। जैसे हमने बहुपद शुरू किया था तो बहुपद में हमने बहुपद का मतलब समझा था, उसकी बेसिक चीज़ों की बात करी थी, तब जाके हमने उस चैप्टर में आगे बढ़े थे। यही हम समझेंगे कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं, मतलब क्या मतलब है, किसको कहते हैं ऐसा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे। पहले समझेंगे समीकरण किसे कहते हैं, फिर समझेंगे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर समझेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले समीकरण की बात कर लेते हैं। हालांकि हमने समीकरण का जिक्र या समीकरण की जो बात है बहुपद के बेसिक क्लासों में करी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए, समीकरण में कहानी क्या होती है, जैसे मैंने लिखा x = 7। तो यहाँ पे एक बंदा x है और एक बंदा 7 है। ठीक है, अब दोनों के बीच में चिन्ह आया है बराबर का, और बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। इन दोनों का मान क्या है, बराबर है, इसलिए हमने इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है, सीधी सी कहानी है। जब आपको ये बराबर का चिन्ह दिखाई दे, ये समानता का प्रतीक आपको दिखाई दे, तब आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या है, समीकरण है। क्योंकि समीकरण का मतलब होता है दो राशियों के बीच में समानता। जब दो राशियों के बीच में समानता होती है तो उनके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और वो क्या कहलाता है, हमारा समीकरण कहलाता है। सेम उसी प्रकार से हमने एक बंदा लिया x, एक बंदा लिया y = लिखा 40। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या है कि x और y के योग का जो मान है, मतलब ये इसका जो योग है वो कितना है, 40 है। मतलब x और y को जोड़ोगे कितना आएगा, 40। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, समान है, बराबर है। इसलिए हमने इसके बीच में समानता का चिन्ह लगाया है, बराबर का चिन्ह लगाया है। और बराबर का चिन्ह ही मेन पहचान है कि वो क्या है, समीकरण है। तो ये भी आपका क्या है, एक समीकरण है। क्लियर गाई। उसके बाद कुछ समीकरण और देख लेते हैं। जैसे जैसे x² + 2x + 3 = 0। यहाँ पे हमने क्या करा है, x² + 2x + 3, यानी कि x² + 2x + 3 = 0। मतलब इतनी जो चीज़ मैंने लिखी है ये वाली, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। इसका जो मान है वो कितना है, 0 है। इसलिए हमने इसको 0 के बराबर लिखा है। ये बराबर का चिन्ह तभी लग सकता है जब इसका मान इसके बराबर हो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा है वो बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के। उसकी जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ लिखी गई है उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाले बंदे के बराबर होनी चाहिए, तभी हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, अन्यथा बराबर का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर गाइस। जैसे अगर मैं बात करूं कि x + 7 = 9। ठीक है, तो ये भी क्या आपका एक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है, इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समीकरण वाली बात मतलब समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, बस यही होता है, जो भी हम राशियाँ इस्तेमाल करेंगे, जो भी यहाँ पे पद लेंगे, उनके जो मान हैं वो इस वाले के बराबर होने चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा होगा उसकी जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाले बंदे के
बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। और जब हम उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं समीकरण। क्लियर गाइस? समीकरण एक सर्व समीकरण होती है जिसे आप फॉर्मूला याद करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वह एक सर्व समीकरण होती है अलग की। ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम समीकरण पर जा रहे हैं। चलिए, समीकरण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। हालांकि हमने ये बात करी है लास्ट क्लासों में, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे समझ रहे हैं। तो क्या कहानी है इसमें, एक समीकरण लिखा हमने x, जैसे यही लिखा 7, और एक समीकरण लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, वही कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, इतना आपको हमने बहुपद में बता दिया है कि इस समीकरण में जो x है ये क्या है, चर है, और यहाँ जो x और y आए हैं ये दोनों क्या हैं, चर हैं। ठीक है, चर किसे कहते हैं, जैसे मैं इसके हिसाब से बात कर लूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x का मान 20 और y का मान 20 रख सकता हूँ, तो 40 आ सकता है। x का मान 30 और y का मान 10 रख के 40 आ सकता है। ठीक है, 30 और 10 40, या फिर 15 प्लस 25, है ना, 30 और 10 40 आ जाएगा, या फिर 5 प्लस 35 बराबर 40, या फिर 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं मैं x और y के मान चेंज कर करके अनेक मान रख सकता हूँ। असंख्य वैल्यू यहाँ पे x और y की लगा सकता हूँ, जिसके लिए 40 बनना है। ठीक है, क्योंकि इस समीकरण में ये 40 तो चेंज नहीं हो सकता, 40 की जो वैल्यू है वो 40 ही रहेगी, 40 से 39 या 40 से 41 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक संख्या है, और जो संख्या होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, अचर होती हैं। ठीक है, मतलब जिनकी वैल्यू परिवर्तित ना हो, जिनके मान परिवर्तित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अचर की जो वैल्यू है, जिनके मान हैं, वो क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है गाइस, अपरिवर्तित होते हैं। लेकिन इस समीकरण के अंदर x और y की वैल्यू क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ठीक है, और जिन बिंदुओं की वैल्यू समीकरण में चेंज हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है चर। तो यहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या हैं, चर हैं। चर क्यों हैं, क्योंकि इनके जो मान हैं परिवर्तित हैं, मान परिवर्तित हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो वैल्यू है चेंज हो रही है, x और y की वैल्यू इस समीकरण में चेंज हो रही है। ठीक है, और x और y की वही वैल्यू ले सकते हो जिसके लिए बराबर 40 आए। इनका दोनों का योग करने पे कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। जैसे आप ऐसे ले सकते हो -5 प्लस 45, तब भी कितना आएगा, 40 आएगा, या फिर -10 प्लस 50 इज इक्वल टू 40 आएगा। तो इस तरह से हम x और y के अनेक मान रख सकते हैं, असंख्य वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। इसलिए इस समीकरण में क्या है, x और y के मान क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सही है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, हम चर कहेंगे बस। तो समीकरण में जिन बिंदुओं के मान परिवर्तित होते हैं, चेंज होते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है चर, या चेंज हो सकते हैं। लेकिन जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है अचर। जैसे कोई संख्या, जैसे मान लो 20 लिखा है समीकरण में, तो 20 का मान 20 ही रहेगा, x और y चाहे कुछ भी हो जाए वो 20 ही रहेगा, उसकी वैल्यू परिवर्तित नहीं हो सकती। तो संख्या हमेशा क्या होती है, अचर होती है। चलिए गए, तो इस बात से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जो दो समीकरण लिखी हैं, इसके अंदर जो x है यहाँ एक चर है, और यहाँ x और y आए हैं, यहाँ पे दो चर हैं। पहले समीकरण में एक चर है और दूसरे समीकरण में दो चर है।
तो पहला समीकरण क्या है हमारा, एक चर वाला समीकरण है और दूसरा हमारा दो चर वाला समीकरण है। क्लियर गाइज। उसके बाद इसकी जो पावर है, इस चर की जो पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ भी पावर कितनी है, 1, और इसकी भी कितनी है, 1। मतलब पहली वाली समीकरण में जो चर आया है उसकी घात कितनी है, 1 है। ठीक है। तो जब किसी समीकरण के चर की अधिकतम घात 1 होती है, अधिकतम सबसे बड़ी घात 1 हो, तो उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण। ये हमारा क्या है, एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें चर कितने आए हैं, एक चर आया है, इसलिए इसे बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें क्या है, दो चर आए हैं और दोनों चरों की जो घातें हैं वो कितनी हैं, 1 1 है। यानी कि दोनों चरों की जो अधिकतम घातें हैं, सबसे बड़ी घातें हैं, वो कितनी हैं, 1 1 हैं। इसलिए ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके जितने भी चर हैं सभी की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे हम, रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें चर कितने हैं, 2 चर हैं, इसलिए कहा जाएगा ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ पा रहे हैं आप लोग। पहले वाले समीकरण में केवल एक चर है और उस चर की अधिकतम घात 1 है। अगर चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण। और चूंकि यहाँ पर एक चर है तो बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। और इस वाले समीकरण में 2 चर आए हैं, इसलिए 2 चर वाला समीकरण है। और कैसा है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके दोनों चरों की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 1 है, यानी कि 1 1 है। ठीक है, इसलिए इसे बोलेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो मेन बात होती है इसकी, रैखिक समीकरण, यहाँ पर जो रैखिक शब्द है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रकार के समीकरण के जो आलेख बनते हैं, जो रैखिक समीकरण होती है ना, मतलब जिन समीकरणों के आलेख क्या होते हैं, रेखा होते हैं। जिन समीकरणों के आलेख रेखा होते हैं उन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण। देखो तो लिंक कर रहा होगा, रैखिक में रेखा, रेखा सही है। ऐसी बहुपद के लिए कहानी थी कि जिन बहुपदों के आलेख, या फिर आप ग्राफ कह सकते हैं, आलेख या ग्राफ क्या होता है, एक रेखा होती है, उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से समीकरण की अगर बात करें और आपके पास कोई समीकरण है और उस समीकरण का जो आलेख है अगर वो एक रेखा है तो ठीक है, तो रेखा अगर उसका आलेख है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक समीकरण। क्लियर है गाइस। और जिन समीकरणों का आलेख रेखा होता है उस समीकरण के चर की जो अधिकतम घातें हैं वो 1 ही होती हैं, 1 से ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि 1 से ज़्यादा अगर होंगी तो उसका आलेख कभी रेखा नहीं बन सकता। ठीक है, ये दोनों बातें एक दूसरे से लिंक हैं। तो हम रैखिक समीकरण को ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक रेखा होती है उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो आप दोनों तरफ से इसको परिभाषित कर सकते हैं, आलेख के आधार पर भी कर सकते हैं और चर की अधिकतम घात के आधार पर भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा। चलिए, तो मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे आपको बताया चर अचर क्या होते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पे क्या है, आपने ये बात तो समझ ली कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा, समझ ली। क्योंकि ऐसा समीकरण जिसमें क्या है, दो चर आए और दोनों चरों की अधिकतम घातें 1 1 हों,
तो उन्हें कहा जाता है दो चर वाले रेखिक समीकरण। और बात यहाँ पे युग्म की हुई है, तो युग्म से आपसे समझते हैं जोड़ा। ठीक है, जोड़े की बात यहाँ पे हो रही है, तो इससे हम लिंक करेंगे कि आपको यहाँ पे दो चर वाली रेखिक समीकरण दो दी जा करेंगी, उनका जोड़ा दिया जा करेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3x + y = 7 और एक लिखा 5x - 2y = 4। ये दो समीकरण मैंने लिखे और दोनों समीकरण क्या हैं भाई, पहले समीकरण में भी दो चर हैं, दूसरी समीकरण में भी दो चर हैं, और दोनों समीकरणों के दोनों चरों की जो अधिकतम घातें हैं वो 1 1 हैं। इसमें भी अधिकतम घात 1 1 है, यहाँ भी अधिकतम घात 1 1 है। सही है, तो जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे बोलते हैं रेखिक समीकरण। और चूंकि यहाँ पे दो चर आए हैं इसलिए क्या दो चर वाले रेखिक समीकरण। और इन दोनों समीकरणों के जोड़ों को, जो जोड़ा आप देख रहे हैं इसका ये, ठीक है, अगर आप इन दोनों समीकरणों को एक साथ सोल्व करेंगे, एक साथ हल करेंगे, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण की जो आपकी दो समीकरण दी जाएंगी, जैसे हमने यहाँ पे दी हैं, ये एक समीकरण हमारी ये हो गई और दूसरा समीकरण ये हो गया। ठीक है, तो जोड़े को क्या बोलते हैं हम लोग, युग्म कहते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण अगर दो हैं, यदि आप लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण को एक साथ सोल्व कर रहे हैं, आपके पास दो समीकरण दी हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण की दो समीकरण हैं, उनको आप एक साथ सोल्व करेंगे तो उन्हें कहा जाता है, उस जोड़े को कहा जाता है समीकरणों के दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। सही है, जैसे कि यहाँ पे एक दो चर वाले रेखिक समीकरणों का जोड़ा लिखा है, ऊपर वाली भी आपकी क्या है, दो चर वाली रेखिक समीकरण है, नीचे वाली भी क्या है आपकी, ये दो चर वाली रेखिक समीकरण है। और दोनों समीकरण क्या आपका एक जोड़ा है, दो समीकरणों का एक जोड़ा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इस चैप्टर के अंदर हम दो चर वाले रेखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो आपके दो दो दिए जा करेंगे, आपको दो समीकरण दिया करेगा वो, और उन दोनों समीकरणों को हमसे सॉल्व करवाया करेगा। इस बात से हम इस चैप्टर के ये सीखे हैं और इस चैप्टर में यही हम करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए गाइस, हमारे यहाँ पे क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण दिए जाएंगे, उनको हमें हल करना है, उनको सॉल्व करना हुआ करेगा। ठीक है, समीकरण हमारी x और y में दिया करेगी और वहाँ पे उन समीकरणों को हल करने का मतलब होगा कि हमें x और y के मान ज्ञात करने हुआ करेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो विधि हैं। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की हमारे पास दो विधि हैं। एक विधि है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि, या इसी को कहते हैं ग्राफीय विधि। आलेखीय विधि या फिर ग्राफीय विधि। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, आलेखीय विधि में आप जो समीकरणों हल करेंगे वो कोई आलेख, कोई ग्राफ बना के करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो हम x और y के मान निकालने के लिए मैथ लगाते हैं वो मैथ कभी वहाँ पे नहीं करेंगे, हम ग्राफ बनाया करेंगे और ग्राफ से ही हम उसे क्या करेंगे, हल करेंगे, x y के मान ग्राफ से निकाला करेंगे। तो उसे कहते हैं हम लोग आलेखीय विधि या फिर ग्राफीय विधि। ठीक है, और बीजगणितीय विधि में क्या होता है, यहाँ पे हम आलेख का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम समीकरणों को कुछ मेथड के द्वारा सीधे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे हम ग्राफ नहीं बनाते हैं। तो उन विधि को कहा जाता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, और आप जानते होंगे बीजगणित क्या होता है, जिसमें आपके x और y जो चर आते हैं वो आएँ
ठीक है, अगर चर आ रहे हैं समीकरण के अंदर तो उन्हें का क्या जाता है, बीजगणितीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है, खैर वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर आप लोग किसी ग्राफ से या किसी आलेख को बना के उन समीकरणों को सॉल्व कर रहे हैं तो उसे कहते हैं आलेखीय विधि या फिर ग्राफीय विधि। ठीक है, और अगर आप लोग मैथ का कोई टूल यूज कर रहे हैं, मैथ की कोई मेथड लगा रहे हैं तो उसे कहा जाता है बीजगणितीय विधि। और ये हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की थी वैसे। एक होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि और एक होती है बाह्यगुणन विधि। बाह्यगुणन विधि। ठीक है, चलिए अब देखिए जो आपका एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस आया इस बार 2024 के लिए, 2024 के एग्जाम्स के लिए जो न्यू आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में आलेखीय विधि नहीं है। आलेखीय विधि नहीं है। आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बीजगणितीय विधि पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में है और इसमें हमारी पहले 3 विधि हुआ करती थी, 3 मेथड हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, इनमें से हम केवल 2 मेथड पढ़ेंगे इस बार, तीसरा मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी कि हमें इस बार केवल प्रतिस्थापन विधि सीखना है और विलोपन विधि सीखना है। 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल किया करेंगे, सॉल्व किया करेंगे, उनके x और y के मान ज्ञात किया करेंगे। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से हमारे पास केवल 2 विधि रहेंगी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और दोनों की दोनों कैसी विधि है, हमारी बीजगणितीय विधि है। वहाँ पे आलेख ले कुछ नहीं बनाना है, लेकिन इसमें क्या होता था, आलेख बना के करते थे। ठीक है, फिर वहाँ पे आपकी 2 समीकरण हैं भाई, एक समीकरण की एक रेखा, तो 2 समीकरण की कितनी रेखा हो गई, 2 रेखा हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, 2 रेखाएं ऐसे आती थी इस तरह से, इन्हें बोलते प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कुछ रेखाएं ऐसे, 2 रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, ये एक दूसरे के समांतर, तो इन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, एक होती है इस तरह से, एक रेखा ये और एक रेखा इसी के ऊपर। ठीक है, एक रेखा इसी के ऊपर, रेखा के ऊपर रेखा आ गई, तो इन्हें बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, ये पढ़ते हम लोग। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है इसका, केवल एक हल। क्यों होता है इसका एक हल, क्योंकि ये दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पे कट कर रही हैं, और एक बिंदु पे कट कर रही है तो एक ही हल मिलेगा, एक ही x और y के मान मिलेंगे। x का भी एक वैल्यू होगा और y का भी एक वैल्यू होगा। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक रेखा या दूसरी रेखा के ऊपर संपाती हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो यहाँ पे तो ये अनंत बिंदुओं पे कट करेगी। ठीक है, यहाँ क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे, तो इसके अनंत मान मिलेंगे। ठीक है, तो इस संपाती रेखाओं के केस में क्या होगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, फिर इसी में हम बात करते हैं संगत असंगत की। संगत हल की बात होती है, असंगत हल की संगत हल पूछता है या फिर असंगत पूछता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा सिलेबस से आउट हो चुका है, इसको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे, उसमें भी हमारी 2 विधि हैं, इसी को हमें पढ़ना है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब हम शुरू करते हैं
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो हमारी बीजगणित विधि है उसे हम शुरू कर रहे हैं, और उसमें से हम पहली विधि स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हम विलोपन विधि करेंगे। ठीक है, ये दो विधि सीखनी है और इसी के क्वेश्चन हमें लगाने हैं। क्लियर गाइस? तो अभी हमने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है। जैसे जैसे हम आगे क्लासेस देते आते मतलब क्लासों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो आपके 4 मार्क्स के इन विधियों से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ज़्यादातर ये समीकरण कम दे के पूछता है क्वेश्चन। इसके जो क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो जो आयु वाले, भिन्न वाले, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर गाइस? उसी के लिए मेहनत चल रही है, क्योंकि पहले हम इसको सीखेंगे, जब हम विधि सीख जाएंगे तब हम भाषा वाले क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं, और इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। चलिए, तो देखिए प्रतिस्थापन में करना क्या होता है। हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को 1 बोल देंगे, किसी एक समीकरण को 2 बोल देंगे, नंबर दे दिया ऐसे। चलिए कोई नहीं, अब हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के, किसी एक समीकरण से, किसी भी उसमें आपको अच्छा लगे, 1 से निकालो या 2 से, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रखना होता है। इसको बोलते हैं आपने उस चर को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया किसी और से। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं कि x + y = 3 है, सही है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए अगर y की वैल्यू 6 रख दूं तो क्या आएगा, ये x + 6 = 3। तो आपने क्या करा, जहाँ पे चर y था उस y के स्थान पे कितना रख दिया, 6 रख दिया। तो हम कहेंगे कि आपने y को 6 से प्रतिस्थापित कर दिया, y को 6 से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए कहीं x - 3y = 8 है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इस बार x का मान रखा 7, तो इस बार क्या रखोगे, 7 - 3y = 8। ठीक है गाइस? तो आपने इस समीकरण में क्या करा है, x के स्थान पे कितना लगाया है, 7 लगाया है, यानी कि x को हटा दिया और x के स्थान पे 7 लगाया है। तो हम कहेंगे कि आपने x को 7 से प्रतिस्थापित कर दिया। सही है? तो प्रतिस्थापित समझ रहे हैं? तो हमें यहाँ भी यही करना है, किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालो y के पदों में, या फिर y का मान निकालो x के पदों में, और उस मान को दूसरी समीकरण में लगा दो। जैसे यहाँ से मान लो x का मान निकाला, तो x के स्थान पे उस x का मान लगा दो। तो आप क्या कर देंगे, उस x को x के मान से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस विधि को बोलेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट इस सीट पे बैठा है और दूसरा स्टूडेंट इस सीट पे बैठा है, और हम क्या करें, इस स्टूडेंट को उठा के इनकी सीट पे बैठा दें और इन भाई साहब को उठा के इनकी सीट पे बैठा दें। तो हम क्या कहेंगे, हमने एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपका बंदा इस सीट पे बैठा था, आपने उसे उठा दिया, दूसरे बंदे को बैठा दिया। तो आपने क्या करा, पहले बंदे को दूसरे बंदे के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। ये मतलब है, यही काम हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, हम एक काम करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 से हम मान लें x का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं, x का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14। ये प्लस का y उधर जाके माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, पहले समीकरण से अगर मैं x का मान निकालूंगा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो ये y प्लस का उधर जाके माइनस का, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ, बाकी सब
एक तरफ, तो इस प्लस वाई को इधर जाना होगा। तो जब ये अपना साइड चेंज करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसके चिन्ह में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आई 14 माइनस वाई, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है y के पदों में आ रही है। सही है। और इसे कहाँ रख देना है, दूसरी समीकरण में। अगर एक से निकाले हो तो दूसरे में रखना है, दूसरे से निकाले हो तो पहले में रखना है। मान लीजिए एक से ही निकाला और एक में ही लगा दिया तो पूरा समीकरण जीरो हो जाएगा, ना तो x मिलेगा ना y मिलेगा, सारा जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब x और y खत्म हो जाएंगे आपके, तो मान किसका निकालोगे। इसलिए अगर एक से निकाला है तो दो में लगाना है, दो से निकाला है तो एक में लगाना है। चलिए, तो इसे कहाँ रख देंगे, समीकरण एक से x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर ऐसा करने से क्या होगा, वही बात समझ जाएगी आपके। जहाँ पे x है उस x के स्थान पे कितना लगाना आपको, 14 माइनस वाई। तो x को हटा दो, x के स्थान पे 14 माइनस वाई, और आगे जो है वो लिख दो, आगे क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या करा, जहाँ पे x था x को हटा के आपने 14 माइनस वाई लगा दिया। समीकरण दो में जहाँ पे x था उस x को हटा के 14 माइनस वाई वहाँ पे पुट कर दिया, वहाँ पे रख दिया। तो हम कहेंगे कि हमने इस चर x को 14 माइनस वाई से प्रतिस्थापित कर दिया। और ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये जो प्रक्रिया है, इसे कहा जाएगा प्रतिस्थापन विधि। सही है। किसी एक चर को उसके मान के द्वारा, ठीक है, जैसे ये हमने इसका ये मान निकाला, इसके द्वारा प्रतिस्थापित करने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बस अब क्या हो गया, ऐसा करने से क्या हुआ, आप देखो ऐसा करने से पूरा का पूरा समीकरण आपका केवल एक चर में चला गया। यहाँ पे समीकरण दी थी दोनों की दोनों, उसमें दो दो चर थे। अब मुझे दोनों ही चर दिए हैं और दोनों चर में से किसी चर का मान नहीं पता, अब दोनों ही निकाल लें। सही है। तो अगर एक समीकरण में दो चर आ जाएं और दोनों के मान निकालने पड़ें तो हम संभव नहीं है हम किसी एक का मान निकाल दें। अगर ये यहाँ पे केवल एक समीकरण दिया होता, सहारे के लिए आपको दूसरी समीकरण नहीं दी होती, तो एक समीकरण की सहायता से ना तो मैं x का मान निकाल सकता हूँ और ना ही y का मान निकाल सकता हूँ। बस x का मान y के पदों में, जैसे मैंने यहाँ पे x का मान निकाला y के पदों में इस समीकरण से, या फिर y का मान x के पदों में निकाल सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता कि x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, 7 आएगी, -5 आएगी, 2/5 आएगी। किसी एक समीकरण से नहीं बता सकते, इसलिए दूसरी समीकरण का सहारा लिया जाता है। जब दो समीकरण आती हैं तो इन दोनों की सहायता से हम एक ऐसा नया समीकरण बनाते हैं जिसमें केवल एक चर होता है, और एक समीकरण में जब एक चर होता है तो उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है, उसका मान निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें समीकरणों का युग्म दिया जाता है, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। अगर केवल दो चर वाली एक ही समीकरण दी गई होती, ये समीकरण दो आपका होता ही ना, केवल पहला होता, और इसे हल करने के लिए क्या था, तो यहाँ पे हम x y के मान नहीं निकाल सकते थे। समझ में आ रही मेरी बात, एक समीकरण से नहीं निकाल सकते भाई। अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 होता, अब ना तो आपको x का मान पता ना ही y का मान पता है और दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे भाई, x का मान निकाल लोगे ये करके 14 माइनस वाई, x का मान ऐसे बताओगे, या फिर y का निकालोगे तो 14 माइनस एक्स। तो x का मान आ रहा है y के पदों में, y का मान आ रहा है x के पदों में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी ये हम यहाँ से नहीं पता कर सकते। सही है। इसलिए अगर एक समीकरण में दो या दो से ज़्यादा चर हैं तो उस समीकरण को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसमें से मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर दो चर हैं तो हमें पहले कोई एक चर बता दे, अगर x या y में से किसी एक चर का मान पहले कोई बता दे तब तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोनों के ही मान हमें नहीं पता हैं तो हम किसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, इसीलिए यहाँ पे दो चर वाली दो समीकरण दी गई हैं, दो समीकरण देगा तब इन दोनों की सहायता से हम एक ऐसा नया समीकरण बना लेंगे जिसमें केवल एक चर होगा। चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो विलोपन विधि हो, दोनों में यही होता है। दोनों समीकरणों की सहायता से एक नया समीकरण बनाया जाता है
जिसमें केवल एक चर आता है और उसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ख़त्म। ठीक है, चलिए बहुत वही बात है, क्लास क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इधर रहेगा, इधर बाकी संख्या उधर चली जाएगी। उसके बाद ये माइनस का एक y है, ये माइनस का एक y है, तो एक y और एक y माइनस माइनस पर जुड़ता है, तो ये कितना बनेगा आपका माइनस का 2y। ठीक है, माइनस का एक y माइनस का एक y, माइनस माइनस में संख्या जुड़ जाती है, तो एक y और एक y 2y और चिन्ह माइनस का ही आता है। ठीक है, इसे रोक लेंगे इधर, बराबर में 4 है और ये +14 हो जाके -14। ठीक है, बस -2y बराबर, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है। और जब संख्या प्लस पे और माइनस पे होती है तो हमेशा घटती है, और घटाते कैसे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10, और घटाने पे चिन्ह उस संख्या का आता है, वो संख्या बड़ी होती है। तो 14 बड़ा है, 14 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 2 है y के मल्टीप्लाई में है, y के गुणा में है, सामने वाले के बटे में जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 10 को 2 से भाग हो रही है, जो बटे में होता है उससे भाग होती है ऊपर वाले को, तो 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस y की वैल्यू तो 5 आई है, उसे चाहो तो समीकरण 1 में लगा दो, चाहे तो समीकरण 2 में लगा दो, x का मान मिल जाएगा। आप दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में y की वैल्यू लगाइए, किसी में लगाइए, चाहे इसमें लगाएं चाहे इसमें निकालें, दोनों से x का मान सेम आएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं आता है। आप 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, दोनों से x के मान सेम मिलते हैं, तो हम किसी में भी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y = 5 समीकरण 1 में रखने पे। ठीक है, लगाइए, x + पाई, जहां y है y के स्थान पे कितना रखना है 5, y को हटाना है और y को 5 से प्रतिस्थापित कर देना है, यानी कि y के स्थान पे y का मान 5 लगाना है। तो कितना आएगा 5 = 14। अब x निकालना है, तो जिसका मान निकालना है वो एक साइड रहेगा, अब बाकी चले जाएंगे दूसरी साइड। तो बराबर में 14 तो उधर है ही, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस घटेगा, तो कितना बचेगा यहाँ से ये 9। ठीक है, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा, और संख्या आपकी 14 बड़ी है, 14 का चिन्ह प्लस है तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मान क्या आ रहे हैं, अतः समीकरणों के हल क्या है आपके हल, x = 9 और y = 5, यही हमारे आंसर है। लीजिए, ये समीकरणों के हमारे हल है। चलिए गाइस, क्लास को यहीं रोकेंगे, प्रतिस्थापन विधि के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और क्लास हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। हम बहुत बेसिक बहुत छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं, यहाँ तक कि चिन्हों तक पे बात करते हैं। ठीक है, तो छोटी से छोटी बात भी अगर है, अगर आप वीक से वीक स्टूडेंट भी हो, तब भी हमारी क्लास से आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस, क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।